हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के आगे। जो पिछली वाली वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने पढ़ लिया था तंत्र से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं थी, वो पढ़ी थी। गहन गुण, विस्तृत गुण, इनके बारे में पढ़ा था, प्लस एंथैल्पी पढ़ी थी और एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, और उष्मागति के शून्य नियम और प्रथम नियम ये अपन ने कर लिया था। आज अपन करने वाले हैं आपके इंपोर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आना कंफर्म है। ये वाला जो अपन पढ़ने वाले उष्माधारिता, इससे आपके क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। और क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा आपके सीपी व सीवी में संबंध लिखिए, वो आएगा जिसे मेयर संबंध बोलते हैं। तो ये पहले उष्माधारिता पढ़ लेते, उसके बाद में संबंध भी करेंगे। तो उष्माधारिता किसे कहते हैं? तो उष्माधारिता कहते हैं, इसकी एक सिंपल सी छोटी सी परिभाषा होती है कि किसी तंत्र का, तंत्र या तंत्र को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अवशोषित की गई ऊष्मा, अवशोषित की गई ऊष्मा क्या कहलाती है? उष्माधारिता कहलाती है। परिभाषा क्या है? किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अवशोषित की गई ऊष्मा क्या कहलाती है? उष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, तो ये उष्माधारिता की परिभाषा है। और देखो, जो तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है, मान लो ये तंत्र था, इसने क्यू ऊष्मा अवशोषित की, तो क्यू ऊष्मा से पहले मान लो इसका ताप T1 था, इसने ऊष्मा अवशोषित की Q और इसका ताप T2 हो जाता है। तो ताप में वृद्धि कितनी होगी? डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? T2 माइनस T1। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, ये जो ऊष्मा अवशोषित की है Q, ये किसके समानुपाती होगी? ये समानुपाती होगी इस ताप वृद्धि के। डेल्टा क्या है? ताप वृद्धि, ताप में वृद्धि। ठीक है, डेल्टा क्या आपके ताप में वृद्धि है। तो जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है, तंत्र के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है, वो किसके समानुपाती होती है? ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। इसे डेल्टा लिख दिया। तो Q इक्वल टू, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, Q इक्वल टू C डेल T। ये क्या है? C यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे अपन उष्माधारिता कहते हैं। C क्या है? स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं? उष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q अपॉन डेल T। ये आपकी उष्माधारिता का सूत्र है, C इक्वल टू Q अपॉन डेल T। ठीक है, और इसका मात्रक होता है जूल पर केल्विन। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल पर केल्विन। तो ये तो होगी आपकी उष्माधारिता। अगर आ जाओ तो परिभाषा लिखनी और फिर एक गणितीय रूप लिखना। अब जो आपकी उष्माधारिता होती है वो 2 प्रकार की होती है। उष्माधारिता भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी उष्माधारिता? तो पहली आपकी उष्माधारिता होती है, पहली उष्माधारिता आपकी होती है स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। स्थिर आयतन पर उष्माधारिता, और दूसरी होती है स्थिर दाब पर उष्माधारिता। वो अपन अभी ये कर लेते फिर वो करते हैं। तो पहला आपकी कौन सी उष्माधारिता है? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। मतलब तंत्र जो भी होगा उसका आयतन क्या होगा? स्थिर होगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? स्थिर आयतन पर। परिभाषा क्या लिखोगे? स्थिर आयतन पर तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अवशोषित की गई ऊष्मा क्या कहलाती है? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता कहलाती है। स्थिर आयतन पर तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अवशोषित की गई ऊष्मा Q क्या कहलाती है? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता कहलाती है। और जो स्थिर आयतन पर उष्माधारिता किससे दर्शाते हैं अपन? उष्माधारिता को अपन C से दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्थिर आयतन है तो अपन को क्या करना? आयतन के लिए यहाँ पर पैरों में इसके V लिखना, C के पैरों में V लिखना है। तो CV का मतलब क्या है? स्थिर आयतन पर उष्माधारिता। ठीक है, आयतन ध्यान रखना, आयतन क्या है? यहाँ पर स्थिर है, स्थिर आयतन है ना। तो अब देखो, आप उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? डेल इज इक्वल टू Q प्लस W। क्या होता है? डेल इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। और आप ये भी जानते हो कि डेल इज इक्वल टू Q प्लस W को आप PdV भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह पता है कि यहां पर क्या है? आयतन स्थिर है, V क्या है? स्थिर है। तो इसका अगर dV करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? dV 0, 0 को P से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। तो डेल इज इक्वल टू क्या है? आपके Q आया। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी C की। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन डेल T। तो यही तो बात की थी। ठीक है, तो अब अपन बात करें, ये तो उष्माधारिता की बात करें, C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल T। अब अपन बात करें स्थिर आयतन पर।
तो स्थिर आयतन पर बात करें तो यहाँ पे मैं सी और यहाँ पर पेरों क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा, क्योंकि स्थिर आयतन पर। ठीक है, क्यों की जगह देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, डेली। तो यहाँ पर मैं डेली लिख रहा हूं और ये नीचे डेल टी, और इस पूरे को आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके वी लिखना है। इससे पता चलेगा कि ये जो अपन मान निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, स्थिर आयतन पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे, स्थिर आयतन पर निकालेंगे। तो ये आपकी क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। स्थिर आयतन पर क्या है, ऊष्माधारिता है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, सीवी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल था। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता इस तरह से निकाली जाती है। अब दूसरा है आपके स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अच्छा, इसके नोट्स आपको मिल गए होंगे टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना एक बार। अगर वो नोट्स आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट कर देना, मैं उसको और अच्छी तरह से पीडीएफ बनाकर आपके भेज दूंगा। या जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर मैसेज कर देना, आपको पर्सनल फिर वो भेज देंगे पीडीएफ। ठीक है। दूसरा है आपके स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। किस पर निकाल रहे अपन, एक तो स्थिर आयतन पर निकाली, दूसरी कौन सी होती, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। तो स्थिर दाब है तो इसको अपन किसे लिखेंगे, सी, और दाब स्थिर दाब क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो इसे किसे दर्शाते हैं, सीपी से दर्शाते हैं। तो अब देखो डेल ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को मैं पी डीवी लिख रहा हूं। ठीक है, यहां से मैं क्यू का मान निकालना चाहिए तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई माइनस पी डीवी। क्या हो जाएगा, ये पी डीवी इधर आएगा, पी डीवी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जो कार्य किया जाता है डब्ल्यू, स्थिर दाब पर जो कार्य किया जाता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है। तंत्र कार्य करता है इसमें। कौन कार्य करता है, तंत्र कार्य करता है। और कल मैंने आपको बताया कि मतलब कल क्या, पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि तंत्र, जब तंत्र कार्य करता है तो कार्य जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं, और तंत्र पर कार्य किया जाता है, या तंत्र कार्य करता है तो नेगेटिव, और तंत्र पर कार्य किया जाता है, तंत्र पर कार्य किया जाता है तो डब्ल्यू अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इस वाले केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर तंत्र कार्य करता है। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता के अंदर क्या होता है, जो आपका सिस्टम होता है तंत्र, वो कार्य करता है। इसलिए डब्ल्यू यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मतलब आपकी क्या होगा, डेल ई, ये माइनस, ये पीडीवी क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस पीडीवी। तो डेल ई इजिकल टू प्लस पीडीवी, ये आपके क्यू हो गया। ठीक है, यहां पर बस माइनस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर तंत्र कार्य करता है। फिर अब देखो, अब अपन निकालते ऊष्माधारिता। तो सी इजिकल टू क्यू अपॉन डेल टी। अब किसकी बात करें अपन, स्थिर दाब की, तो इससे अपन क्या लिखेंगे, सी पी। क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल ई प्लस पी डीवी लिख सकता हूं। चलो यहां पर, चलो इसको बाद में, आपने एक और पढ़ा, इसको मैं डेल ई प्लस पी डीवी को एक और चीज लिख सकता हूं। सोचो क्या लिख सकते हैं, आपने एंथैल्पी पढ़ा। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है डेल एच इजिकल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। ये एंथैल्पी होती है, आप देख लो, ये मतलब गणितीय रूप लिखा था एंथैल्पी का। तो मैं डेल ई प्लस पी डी को क्या लिख सकता हूं, डेल ई प्लस पी डी को क्या लिख सकते हैं, डेल एच लिख सकते हैं। तो क्यू इजिकल टू आप क्या लिख सकते हो, डेल एच। क्यू इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, डेल एच। तो सीपी इजिकल टू आपकी क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल टी। और स्थिर दाब पर तो ये पी, और इसको आप एक और रूप में लिख सकते हो, सीपी इजिकल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी। ठीक है, तो ये आपके हो गई स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। आपको दोनों मान पता होने चाहिए। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सीवी इजिकल टू डेल ई अपॉन डेल टी और वी। स्थिर दाब पर सीपी इजिकल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी। ये मान आपको पता होना चाहिए। अभी अपन करने वाले हैं ऊष्माधारिता का संबंध, इंपोर्टेंट लिख दो, सीपी व सीवी में संबंध। सीपी व सीवी में संबंध। तो देखो, अभी जो मैं तरीका बता रहा हूं वो आपके बहुत शॉर्ट तरीका है, एग्जाम में आपको वो नहीं करना है। एग्जाम में दूसरा तरीका करना जो आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक शॉर्ट तरीका सीपी और सीवी में संबंध का, वो देख लो। देखो, अभी अपन ने बात की सीपी इजिकल टू क्या होता है, सीपी इजिकल टू क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल टी पी, ये होता है। तो यहां से डेल एच क्या हो जाएगा, डेल एच इजिकल टू, देखो डेल टी को इधर गुणा करा दो तो सीपी इंटू डेल टी, यही तो होगा। मतलब ये डेल टी को इधर गुणा करा देना। पी तो यहां पर इसलिए बता रहे कि स्थिर आयतन पर है ना, बाकी लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, सीवी इजिकल टू क्या लिखा था, सीवी इजिकल टू डेल ई अपॉन डेल टी और यहां पर वी। तो यहां से डेल ई क्या हो जाएगा, डेल ई इधर रहेगा, डेल टी को इससे गुणा करा दो सीवी से,
तो CV इंटू डेल टी, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब आपके आदर गैस समीकरण का फॉर्मूला था PV इजिकल टू nRT। ये किसका समीकरण है? आदर गैस समीकरण का। PV इजिकल टू nRT। n इजिकल टू 1 ले लो, n क्या है? मोल है। n क्या है? मोल। n इजिकल टू 1, तो PV इजिकल टू RT। और इसमें आप परिवर्तन कर दो थोड़ा, मतलब आयतन में परिवर्तन कर दो, तो आप इसे क्या कैसे लिखोगे? P डेल V इजिकल टू R डेल T। ठीक है, आयतन में परिवर्तन करेंगे तो किसमें परिवर्तन होगा? ताप में परिवर्तन होगा। ये यहाँ पर R जो है, R क्या? R यहाँ पर गैस नियतांक होता है तो फिक्स होता है। ठीक है, R हो गया। अब देखो 1 2 3 समीकरण आपके पास में है। अब आप करो, आपको पता है एंथैल्पी में, एंथैल्पी का सूत्र क्या होता है? डेल H इजिकल टू डेल E प्लस P डेल V। ठीक है, P डेल V, और आप इसको डेल V को आप इस तरह से लिख दो, डेल V। ठीक है, ये डेल बना रखा है ना, डेल H इजिकल टू डेल E प्लस P डेल V। ठीक है, इन तीनों के मान अपने पास में है। डेल H का मान क्या है? CP इंटू डेल T, तो यह है CP डेल T बराबर डेल E का मान क्या है? CV डेल T, CV डेल T, और P डेल V का मान क्या है? ये है डेल RT, तो ये R डेल T। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में यहां पर आप क्या करो? डेल T का भाग दे दो, डेल T का भाग। तो डेल T का भाग दोगे तो देखो CP डेल T अपॉन डेल T बराबर CV डेल T अपॉन डेल T प्लस R डेल T अपॉन डेल T। तो भाग दोगे, देखो डेल T डेल T डेल T डेल T, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? CP बराबर CV प्लस R। ठीक है, CV इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? CP माइनस CV इजिकल टू R। CP माइनस CV इजिकल टू क्या बचेगा? आपके R बचेगा। और ये किसमें संबंध है? CP और CV में संबंध है। मतलब स्थिर दाब पर उष्माधारिता और स्थिर आयतन पर उष्माधारिता का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? R, यानी गैस नियतांक के बराबर होता है। R क्या है? गैस नियतांक है, और इसी को बोला जाता है मेयर संबंध। क्या बोला जाता है इसे? मेयर संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर। आपके सवाल तो ये आएगा CP और CV में संबंध लिखिए या मेयर संबंध लिखिए, तो आपको ये नहीं करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अगर आप बड़ा जो तरीका है जो अपन अब करने वाले वो भूल जाओ तो ये कर सकते हो, इससे आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। अब अपन करते हैं आपकी जो इंपोर्टेंट है CP व CV में संबंध। CP व CV में संबंध, अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि CP व CV में संबंध लिखिए, तो अब जो अपन करने वाले वो आपको करना है, और ये स्टेप आप साथ के साथ में करते चलना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो CP क्या होता है? CP इक्वल टू आपको होता है डेल H अपॉन डेल T P। ठीक है, और CV इक्वल टू क्या होता है? CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T V। ठीक, ये होता है CP और CV। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर CP माइनस CV, CP माइनस CV लिख रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके? डेल H अपॉन डेल T P माइनस डेल E अपॉन डेल T V। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एंथैल्पी क्या होती है? चूंकि एंथैल्पी H इजिकल टू E प्लस PV, E प्लस PV। एंथैल्पी क्या होती है? H इजिकल टू E प्लस PV, और एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है? डेल H इजिकल टू डेल E प्लस P डेल V होता है। ठीक है, इस एंथैल्पी का इसका मैं अवकलन कर रहा हूं। अवकलन किसके सापेक्ष कर रहा हूं देखना, इसका स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, ताप यानी T के सापेक्ष अवकलन, मतलब इसका अवकलन करना है, ताप के सापेक्ष करना है, लेकिन स्थिर क्या होना चाहिए? नियत क्या होना चाहिए? दाब नियत होना चाहिए। दाब यानी स्थिर दाब यानी T नियत होना चाहिए। तो देखो डेल H अपॉन डेल T, ताप के सापेक्ष इसका परिवर्तन हो गया, मतलब अवकलन हो गया, और स्थिर क्या है? P, इसको मैं लिख रहा हूं P। E का लिखूंगा, D को क्या लिखूंगा? डेल E अपॉन डेल T, और यहाँ पर स्थिर क्या है? दाब है, प्लस यहाँ पर देखो वैसे दो चीजों का गुणा क्या होता है? एक को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये P है, P ये क्या स्थिर है, तो इसका अवकलन नहीं करेंगे। स्थिर अपन किसका करेंगे? V का करेंगे। केवल अवकलन किसका करेंगे? V का। तो यहाँ पर P डेल V अपॉन डेल T P। ठीक है, यहाँ पर P का क्यों नहीं है? क्योंकि P नियत है, इसका अगर अपन अवकलन करेंगे तो 0 होगा, इसलिए क्या होगा? P डेल V अपॉन डेल T P हो गया। अब देखो ये इक्वेशन आपके फर्स्ट, ये इक्वेशन आपके सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या दिख रहा है? डेल H अपॉन डेल T, डेल H अपॉन डेल T। तो ये मान उठाकर मैं इसमें रख रहा हूं,
इस सेकंड फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो देखो सीपी माइनस सीवी क्या होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, ये मान कहां पर रख रहा हूं, इस जगह पर रख रहा हूं। तो ये देखो डेल ई अपॉन डेल टी पी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी पी और माइनस डेल ई अपॉन डेल टी वी। इसको आप इक्वेशन दे दो 3। ठीक, ये इक्वेशन आपके 3 हो गए। ठीक है, अब देखो आपके जो है आंतरिक ऊर्जा जो फलन होती है, आंतरिक ऊर्जा मैं यहां पर लिख रहा हूं, आंतरिक ऊर्जा जो होती है ई, ये किसका फलन होती है, जो आंतरिक ऊर्जा फलन होती है, ये आपके आंतरिक ऊर्जा जो फलन होती है आयतन और ताप का फलन होती है। किसका फलन होती है, आयतन और ताप का। ये एफ यानी फंक्शन है ना। आंतरिक ऊर्जा जो फलन होती है वो किसका होती है, आयतन और ताप का फलन होती है। तो अब अपन इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, एक बार आयतन के सापेक्ष एक बार ताप के सापेक्ष। तो जो मैथमेटिक्स वाले होंगे उनको तो ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके प्रश्नावली भी अवकल गणित के अंदर है। बाकी जो बायोलॉजी वाले हैं जिनके बायो है वो इनको बस याद कर लेना किस तरह से होता है, इंपॉर्टेंट ये ना। तो इसका अवकलन करेंगे अपन। इसका जो अवकलन करने वाले उस अवकलन को बोलते हैं यथायथ अवकलन। देखो इसका अवकलन क्या होगा, ई का करेंगे तो डेल ई, इसका एक बार तो मैं कर रहा हूं ताप के सापेक्ष एक बार आयतन के सापेक्ष। तो पहले मैं कर रहा हूं इसका आयतन के सापेक्ष, तो डेल ई अपॉन डेल वी डीवी, और यहां पर ताप स्थिर रहेगा। आयतन के सापेक्ष करेंगे ताप स्थिर रहेगा। ठीक है, प्लस अब की बार मैं करूंगा डेल ई अपॉन डेल टी डी टी, और यहां पर अब की बार कौन स्थिर रहेगा, आयतन स्थिर रहेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अब आपको इसमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में ये आप याद कर लेना, पढ़ ली नहीं हो तो याद कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, dt का भाग देना है। स्थिर दाब पर dt, या आप इसको डेल टी लिख दो, डेल टी का भाग देने पर तो यहां पर भाग दोगे तो यहां पर क्या करेंगे, जब आप स्थिर दाब पर dt या डेल टी का भाग दोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, डेल ई, डी को किसमें चेंज कर दोगे, डेल में, डेल ई अपॉन डेल टी, और क्या स्थिर है, दाब स्थिर है तो पी लिखोगे। ठीक है, इसके अंदर भाग दोगे तो देखो डेल ई अपॉन डेल वी, ये तो एजीटीज है। भाग इसमें दोगे डीवी के अंदर, तो डीवी को आप क्या लिखोगे, डेल वी अपॉन डेल टी, और इसको क्या लिखोगे, स्थिर दाब पर यानी पी स्थिर रखोगे। ठीक है, फिर यहां पर भाग दोगे तो देखो यहां पर डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके, केवल डेल ई अपॉन डेल टी और वी, ये स्टेप बचेगी। ये अगर यहां से यहां तक भले ये 3 स्टेप याद करो तो आप याद कर लेना, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। और मुझे पता है जहां तक तो नहीं आ रही होगी, मैथमेटिक्स वालों को तो आ रही होगी, बाकी को जो बायो उनको नहीं आ रही होगी, तो ये याद कर लेना आप। ठीक है, ये 1-2 स्टेप याद कर लेना ये वाले, बाकी तो आपको हो जाएगी। ठीक, ये आने के बाद में डेल अपॉन डेल टी का मान, अब आप क्या करो, डेल अपॉन डेल टी का मान यहां पर रख दो, इसको इक्वेशन 4 दे दो, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 का मान किस में रखने पर, 4 का मान 3 में रखने पर, तो देखो जब 4 का मान 3 में रखेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, वो पूरी इक्वेशन लिखूंगा वो वाले। तो देखो क्या लिख रहे हैं ना, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, ये पूरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, डेल ई अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी वी। ये किसकी जगह लिखा, डेल ई डेल टी जगह लिखा, प्लस फिर क्या बचा, प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी वी। यहां तक समझ में आया, बस ये डेल ई का मान उठाकर मैंने यहां पर रख दिया। अब देखो यहां पर एक चीज कट रही है, आप देखोगे डेल ई अपॉन डेल टी और डेल ई अपॉन डेल टी ये कट रहा है। ठीक, ये कट गया, क्या बचा आपके, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी प्लस ये तो कट गया, ये बचा पी डेल वी अपॉन डेल टी पी। ये दोनों कट गए ना, ये दोनों कट गए, 1 2 3, ये 3 स्टेप बची। ठीक है, अब इसको इधर मिटा देते हैं।
देखो अब जो ये इक्वेशन है ना Cp माइनस Cv इक्वल टू ये, यहां से देखो कुछ चीज कॉमन आ रही है, इधर भी देखो dv अपॉन dt, इधर भी dv अपॉन dt, और ये p है ना, ये चीज कॉमन आ रही है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, देखना Cp माइनस Cv बराबर कौन सी चीज कॉमन आ रही है, dv अपॉन dt कॉमन आ रही है, तो मैं इसको लिख रहा हूं डेल वी अपॉन dt, और ये स्थिर दाब पर कॉमन, तो p कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ये चीज कॉमन ले ली तो इसमें क्या बचा, p बचा, तो यहां पर ये p लिख दो, प्लस यहां पर क्या बचेगा, ये चीज कॉमन ले ली तो ये वाली चीज बची, तो आप इसे लिखोगे डेल ई अपॉन डेल वी टी। ठीक, ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर मारने के इसके चांसेस है ना। तो ये आपको क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू ये। अब क्या होता है कि अपन एक नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे, जूल का नियम। जूल नियम लगता है आदर्श गैसों के लिए, किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए, आदर्श गैस के लिए कहता है कि डेल ई अपॉन डेल वी टी, इसका मान 0 होता है। ये जूल का नियम आगे पढ़ने वाले अपन, कि जो डेल ई अपॉन डेल वी टी होता है, ये कितना होता है, मतलब स्थिर दाब पर आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर आंतरिक ऊर्जा का, तो वो कितना आता है, 0 आता है। तो इसके अंदर ये चीज रख दो, ये चीज कितनी हो जाएगी, 0। Cp माइनस Cv, ये कहां सा है, ये जूल का नियम, आगे पढ़ेंगे अपन। Cp माइनस Cv और बराबर डेल वी अपॉन डेल टी P, और यहां पर ये P बचा, प्लस इसका मान कितना है, 0 हो गया, तो P को इसको गुणा करा दो, ये होगा P डेल वी अपॉन डेल टी P, Cp माइनस Cv चल रहा है, पूरी मैथमेटिक्स की टर्म है, ये हो गया। ठीक है, एक तो आपको ये जानना। अब आगे एक और स्टेप है होने वाला। अब तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, n इक्वल टू 1 हो तो PV इक्वल टू RT। ठीक है, और इसका आप क्या कर दो, स्थिर ताप पर, सुनना, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन, करोगे तो इसका अवकलन क्या होगा, P स्थिर है तो P एज इट इज, V का क्या होगा, डेल V अपॉन डेल टी, स्थिर दाब पर है तो यहां पर दाब लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताप के सापेक्ष अवकलन कर रहा है ना, ये चीज जानना, बराबर इधर क्या होगा, R तो गैस नियतांक होता है एज इट इज, और T के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा इंटू 1, तो ये आपके मान होगा P डेल V अपॉन डेल टी R इजिकल टू P इजिकल टू R। ठीक है, अब देखो ये इस समीकरण में आपको क्या दिख रहा है, P डेल वी अपॉन डेल टी P, इधर भी P डेल वी अपॉन डेल टी P, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। तो देखो Cp माइनस Cv, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं, तो ये आपके R, और ये क्या आपके संबंध है, मेयर का संबंध। कौन सा संबंध है, मेयर संबंध। ठीक है, कौन सा संबंध है, मेयर संबंध या सीपीयू सीएमओ संबंध है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपकी जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 7 नंबर का, 7.5 नंबर का, वो कैसा आता है, वो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीपीयू सीएमओ संबंध लिखिए, आपके एक क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, उसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये तो केवल एक क्वेश्चन हुआ, ऐसे आपके और भी क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। अब अपन करते हैं जूल का नियम। देखो जूल का नियम और जूल गुणांक ये नहीं पूछे जाते, आपकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जूल थॉमसन गुणांक और जूल थॉमसन प्रयोग, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये जूल का नियम आपके सिंपल छोटा सा है। अभी अपन ने जो उष्मा वो सीपी और सीवी में लिखा था वही है, सीपी सीवी के संबंध में, कि डेल ई अपॉन डेल वी टी इजिकल टू कितना होता है, 0 होता है। मतलब जूल का नियम क्या कहता है, जूल का नियम कहता है कि टी यानी स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर आयतन के साथ, वी यानी आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, 0 होता है। आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा, वी आयतन है और ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। क्या है, आंतरिक ऊर्जा। तो परिवर्तन कितना होता है, 0 होता है। मतलब जूल का नियम अगर आपसे पूछ लो डेट नंबर में, तो क्या लिखोगे, स्थिर ताप पर आयतन में, स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब जूल का नियम ये कहना चाहता है
कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, ये किसका फलन होती है? ताप का फलन होती है। किसका फलन होती है? ताप का फलन होती है, आयतन का फलन नहीं होती है। ये किसका फलन नहीं होती है? आयतन का फलन नहीं होती। अगर आयतन का फलन होती तो इसका मान 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ मान आता, लेकिन आयतन के साथ इसका अवकलन करें तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये क्या आपके जूल नियम है। एक बार वापस बोल रहा हूँ, जूल नियम क्या होगा? जूल नियम अगर आपके आ जाता है तो आप लिखना है कि जूल नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल ताप पर निर्भर करती है। और फिर ये लिखना डेल ई अपॉन डेल वी, डेल ई अपॉन डेल वी, डेल और टी इक्वल टू 0। अब आपके एक आता है जूल गुणांक, एक है जूल गुणांक। जूल नियम से रिलेटेड है जूल गुणांक। तो ये जूल गुणांक को अपन दर्शाते हैं म्यू जैसे। किससे दर्शाते हैं? म्यू जैसे। तो जूल गुणांक क्या होता है? जूल गुणांक होता है आपके डेल टी अपॉन डेल वी और ई। क्या होता है? डेल टी अपॉन डेल वी और ई, डेल टी अपॉन डेल वी और ई। इस आप इसकी परिभाषा क्या मानोगे? परिभाषा क्या मानोगे जूल गुणांक की? स्थिर आयतन, स्थिर। अब ये क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा। तो स्थिर आंतरिक ऊर्जा, सुनना, स्थिर आंतरिक ऊर्जा, यानी स्थिर आंतरिक ऊर्जा, स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन का ताप में परिवर्तन, ताप के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? जूल गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? जूल गुणांक कहलाता है। म्यू जे यानी जूल, है ना। तो स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर, स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन का, आयतन के साथ ताप में परिवर्तन, आयतन के साथ ताप में परिवर्तन क्या कहलाता है? जूल गुणांक कहलाता है। तो ये आपको केवल परिभाषा याद करने की है। ये 2 सूत्र याद रख लेना बस, इससे आपके हो जाएगा। इंपोर्टेंट है आपके जूल थॉमसन वाला, है ना। जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रयोग, इसका गुणांक वो करते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव। देखो, जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव क्या होता है? जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव होता है, ये कहता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम, सबसे पहले तो किस पे लगता है? रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी Q इक्वल टू जहां 0 होता है, मतलब गैसों, मतलब उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो जूल थॉमसन प्रभाव कहता है कि जब किसी गैस को सरंध्र डॉट के द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करवाया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। गैस के ताप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मतलब इस तरह से वो प्रयोगी है। ये मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, सुनना। ये जैसे कोई पात्र है जिसके अंदर एक सरंध्र डॉट युक्त कोई पदार्थ लगा हुआ है। ये क्या है? सरंध्र डॉट है, ठीक है। अब इधर क्या है? इधर आपके बरकी गैस भरकी है, सुनना। ये गैस भरकी है, ये गैस भरकी है, और यहां पर लगा रखा है आपने एक पिस्टन। ये पिस्टन जिसको एक्स नाम दे रखा, ठीक है। और एक पिस्टन बिल्कुल यहां पर लगा रखा है, इसके पास में यू। इस पिस्टन का नाम है वाई। एक पिस्टन तो किधर लगा रखा है भाई? यहां पर गैस भर रखी, इसलिए पिस्टन को दूर लगा रखा है, जबकि इधर कुछ नहीं है, इस पिस्टन को बिल्कुल इस सरंध्र डॉट के पास में लगा रखा है। अब क्या होता है कि जब इस एक्स पिस्टन को दबाया जाता है, तो ये गैसें क्या होती है? इधर जाएगी, और क्योंकि ये जो डॉट है सरंध्र डॉट है, तो गैसें क्या होगी? इसमें से निकल जाएगी, और इसमें से निकलेगी तो ये इस पिस्टन पर दबाव लगाएगी, और ये पिस्टन क्या करेगा? इधर खिसकेगा। यहां से किधर आ जाएगा? ये पिस्टन मान लो यहां पर था, और इधर से यहाँ कहां पर आ जाएगा? गति करते करते ये कहां पर आ जाएगा? इसे गति करते यहां पर आ जाएगा, है ना भाई। इधर गैसें थी, प्रेशर लगाया तो ये गैसें क्या होगी? इन सरंध्र डॉट से बाहर निकलेगी। सरंध्र डॉट से जब बाहर निकलेगी तो ये जो पिस्टन इसके जस्ट पास में था, वो गति करके कहां पर आ जाएगा? इससे दूर चला जाएगा, और गैसें किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो जूल थॉमसन कहते हैं कि जब ऐसा किया जाता है कि जब गैसों को सरंध्र डॉट द्वारा दूसरी ओर ले जाया जाता है, तो इन गैस के ताप में क्या होती है? कमी होती है। किसमें कमी होती है? गैस ताप में क्या होती है? कमी होती है। मतलब गैस का जो भी ताप होता है वो कम हो जाता है, और गैस के ताप में जो कमी होती है डेल टी, वो समानुपाती होती है डेल पी के। दाब के समानुपाती होती है, कितने दाब में परिवर्तन हुआ उसके समानुपाती होती है, ठीक है। तो अगर आपको जूल थॉमसन प्रभाव लिखना है तो आप परिभाषा क्या लिखोगे जूल थॉमसन प्रभाव की? कि रुद्धोष्म प्रक्रम, जब रुद्धोष्म प्रक्रम में गैसों को, या रुद्धोष्म प्रक्रम में सरंध्र डॉट युक्त सिलेंडर में
गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करवाई जाती है तो गैसों के ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गैसों के ताप में यह कमी उसके दाब में हुए परिवर्तन के समानुपाती होती है। इससे क्या कहते हैं, जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। सो लास्ट में क्या ध्यान रखना है, ताप में जो कमी होती है वो दाब में वृद्धि के दाब परिवर्तन के समानुपाती होती है। ताप में जो भी कमी होती है डेल टी, वो किसके समानुपाती होती है, डेल पी के समानुपाती होती है, यानी कितना दाब परिवर्तन हुआ, है ना। तो ये आपके नियम हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको प्रयोग लिखना होता है तो प्रयोग के अंदर आपको ऐसे डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है कि एक पिस्टन एक्स है, एक पिस्टन वाई है और एक सरेंडर डोर ट्यूब आपके पदार्थ लगा हुआ है। इसमें जब पिस्टन एक्स को दबाया जाता है तो गैसें सरेंडर डोर से निकलकर इधर वाई पिस्टन वाई को धक्का मारती है। तो अब क्या होता है कि इधर मान लो इधर गैस का आयतन V1 था, दाब P1 था, और इधर पर धक्का लगाने पर इसका आयतन V2 और दाब P2 हो गया। तो पिस्टन एक्स, ये पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन एक्स द्वारा, ये एक्स पिस्टन द्वारा किया गया कार्य कि पिस्टन एक्स कितना कार्य करता है। तो देखो कार्य क्या होगा, W इजिकल टू ये क्या होता है PdV। अपन इसको कार्य PdV निकालते हैं और मैं टोटल इसमें निकालना चाहता हूं, इसने टोटल यहां से कितना कार्य करा। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे V1 से 0। अच्छा V1 से 0 क्यों है, क्योंकि यहां पर इसका दाब कितना था, V1 था, और इस जगह पर कितना हो जाएगा इसका आयतन, यहां पर आयतन V1 था, यहां पर इस सड़न रोड पर आयतन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब आप अवकलन करोगे, समाकलन करोगे तो P और इसका अवकलन होगा, समाकलन होगा 0 माइनस V1 तो बराबर माइनस P1 V1, ये P1 ये समाकलन है ना, ध्यान रख लेना समाकलन कैसे होता है। dV का क्या होगा, V होगा, और V की जगह फिर 0 माइनस V1 लिखेंगे ना, तो W क्या है, माइनस P1 V1। इसी तरह पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य है, पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य W इजिकल टू कितना होगा, W इजिकल टू इंटीग्रेशन P2, इधर दाब कितना है P2, इधर कितना था P1 था ना, तो P2 dV, यहाँ पर इंटीग्रेट मतलब लिमिट कहां से लेंगे, यहाँ पर देखो 0 से इधर कितना हो रहा है, V2 हो रहा है, 0 से V2 जा रहा है, 0 से V2। तो जब आप इसका समाकलन करोगे तो वो आएगा P2 और V2, है ना, ये इसका समाकलन होता है P2 V2। तो अब देखो टोटल कार्य W इजिकल टू P2 V2 माइनस P1 V1, ये क्या हो गया, आपकी टोटल कार्य हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो यहां पर माइनस इन, तो वहां पर मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, अब देखो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, डेल E इजिकल टू Q प्लस W। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, Q प्लस W, और यहाँ पर जो W कार्य किया जाता है तंत्र द्वारा, तो यहाँ पर क्या है, W माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए W किस में है, माइनस में। तो यह अच्छा शुरू मैंने लिखा रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q क्या होता है, 0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q कितना होता है, 0 होता है, उसमें आदान प्रदान नहीं होता। तो डेल E इजिकल टू माइनस W। ठीक है, तो ये डेल E, W की जगह क्या लिखूं, वो P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, और आपको पता है डेल E को अपन क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। डेल E को क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। यहां पर आप इसको लिखोगे माइनस P2 V2 माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस P1 V1, यही होगा। अब देखो मैं P2 V2 किधर ला रहा हूं, ये E2 ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस का चिन्ह किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो P2 V2। ठीक है, इधर ये P1 V1 और ये E1 इधर जाएगा, E1 इधर जाएगा, तो ये माइनस में तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भाई H इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV तो होता है, E यानी H यानी एंथैल्पी। तो यहाँ पर E2 P2 V2 लिखा, तो यहाँ पर H तो लिखेंगे लेकिन 2 लिखूंगा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, मतलब H2 और H1 बराबर है। तो आपको पता डेल H क्या होता है, डेल H इक्वल टू H2 माइनस H1। डेल H मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हो रहा है वो होता है। तो H2 देखो, H2 और H1 तो बराबर ही है, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। भाई H2 और H1 तो बराबर ही है, ये दोनों बराबर, तो बराबर में बराबर कटेंगे, 0 आएगा। तो यहाँ पर डेल H कितना आएगा, 0। तो इसके अनुसार क्या होता है, जूल थॉम्सन प्रभाव के अनुसार क्या होता है कि जूल थॉम्सन प्रभाव, एक और चीज ध्यान रखना, वास्तविक गैसों के लिए होता है। ये कौन सी गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए, अदृश्य गैसों के लिए नहीं लगता, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन प्रसार।
वास्तविक गैसों के लिए। तो जूल थॉमसन प्रभाव क्या कहता है कि वास्तविक गैसों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है। वास्तविक गैसों के लिए एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है। तो ये आपके हो गया जूल थॉमसन प्रभाव। अब आपके इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, वो आपके जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक, इसका आगे आप लिख लेना इंपोर्टेंट, जूल थॉमसन गुणांक। ठीक है, तो देखो जूल थॉमसन गुणांक कैसे निकालेंगे? तो जो एंथैल्पी होती है H, वो किसका फलन होती है? एंथैल्पी जो होती है वो फलन होती है आपके दाब और ताप का। मैंने थोड़ी देर पहले आंतरिक ऊर्जा लिखी थी, आंतरिक ऊर्जा फलन थी आयतन और ताप का। किसका थी? आयतन और ताप का। लेकिन एंथैल्पी किसका फलन है? दाब और ताप का। वहां पर V था, यहाँ पर क्या P है। ठीक है, अब इसका भी अवकलन कर दो। तो डेल H इज इक्वल टू, एक बार P के सापेक्ष करेंगे, एक बार T के सापेक्ष करेंगे, वो होगा आपके डेल E अपॉन डेल P। सुनना, जैसे P के सापेक्ष कर रहा हूं तो डेल E नहीं डेल H होगा, डेल H अपॉन डेल P। ठीक है, ताप स्थिर रखना और dP लिखना। ठीक है, प्लस अब क्या लिखेंगे? डेल H अपॉन, अब T के सापेक्ष करेंगे तो डेल T dt, और यहां पर क्या स्थिर रखेंगे? P स्थिर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपने पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, Cp इक्वल टू क्या है था? Cp इक्वल टू आप बोलोगे सर डेल H अपॉन डेल P, डेल T, सॉरी क्या, डेल T और P, ये आया था भाई। Cp इक्वल टू क्या आया था? डेल H अपॉन डेल T P आया था। तो ये मान मैं उठाकर यहां पर रखूंगा। तो देखो डेल H इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T, और P की जगह क्या लिख सकता हूं? Cp, तो मैं लिख रहा हूं देखो Cp डेल T, पहले ये लिख दिया, और प्लस ये बचा, इसको लिख रहा हूं डेल H अपॉन डेल P T dP। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब देखो क्या करना है आपको कि अपन ने अभी जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ा। जूल थॉमसन प्रभाव में अपन ने क्या लिखा था कि जो डेल H होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अभी अपन ने निकाला भाई डेल H होता है वो कितना होता है? 0 होता है। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मान कितना होगा? 0 होगा। भाई जूल थॉमसन प्रभाव में एंथैल्पी क्या रहती है? स्थिर रहती है। एंथैल्पी स्थिर रहती है। स्थिर रहती है इसका मतलब क्या है? स्थिर रहती है इसका मतलब है कि जो डेल H होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 0 इज इक्वल टू Cp dt, प्लस यहां पर डेल H अपॉन डेल P T और dP। अच्छा, यहां पर 0 क्यों नहीं हुआ डेल H की जगह? क्योंकि यहां पर डेल H की जगह 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये किसके साथ में परिवर्तन दर्शा रहा है? दाब के साथ में परिवर्तन दर्शा रहा है, इसलिए। ठीक है, अब मैं इसको इधर ला रहा हूं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Cp dt इज इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P T dP। क्या किया भैया? मैंने इस चीज को इधर ले आया, मतलब पक्षांतर करते, देखो एक चीज इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इसको क्या लिख रहे हैं? देखो सिंपल सा देखना, dt है, ये dt अपॉन इस dp को मैं क्या ला रहा हूं? नीचे ला रहा हूं, ये dp को नीचे ला रहा हूं इस तरह से। ठीक है, और ये परिक्रम अपन किस पे कर रहे हैं? स्थिर एंथैल्पी पे कर रहे हैं। एंथैल्पी स्थिर है तो एंथैल्पी को किससे दर्शाते हैं? H से। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? डेल T अपॉन डेल P, और यहां पर स्थिर क्या है? एंथैल्पी है। जब स्थिर कर देना इसे H के सापेक्ष तो अंदर हमेशा डेल आता है, बाकी अपन डी लिखते हैं, लेकिन स्थिर जब चीज आ जाती है तो अपन क्या लिखेंगे? डेल लिखेंगे। तो मैंने क्या किया? इस dp के नीचे क्या ले आया? इस dp को ले आया। ठीक है, और इस Cp को मैं इसके नीचे भेज रहा हूं, Cp को इसके नीचे भेजूंगा, तो देखो माइनस डेल H अपॉन डेल P T, और इसके नीचे क्या आएगा? Cp। ठीक है, इसके नीचे क्या आ गया? Cp आ गया। तो ये जो डेल T अपॉन डेल P H है, इसी को बोला जाता है जूल थॉमसन गुणांक, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P T। बस ये आपके हो गया। जूल थॉमसन गुणांक किसे बोला जाता है? म्यू जे टी इज इक्वल टू किसे बोला जाता है? डेल T अपॉन डेल P H, इसे बोला जाता है जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक, इसे क्या बोला जाता है? जूल थॉमसन गुणांक बोला जाता है। म्यू जेटी इक्वल टू डी टी अपॉन डीपी और एच। स्थिर एंथैल्पी पर परिभाषा क्या लिखोगे जूल थॉमसन गुणांक की? स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। परिभाषा क्या है? स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन को क्या कहते हैं?
जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। तो ये आपके इंपोर्टेंट था, एग्जाम आने के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके। कुछ एक टॉपिक है जिसको मैं आपको इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, वो आपको करना ही करना है। अब अपन करते हैं आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक, आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक। तो एक बार आपके क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक 0 होता है। जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है? 0 होता है। तो कैसे होता है? वो इस तरह से होता है। देखो आपको भी इस तरह से डेरिवेशन करना है। अभी अपन ने जूल थॉमसन गुणांक निकाला था, क्या निकाला था? म्यू जेट इक्वल टू -1/cp डेल एस अपॉन डेल पी टी, ये अपन ने निकाला था जूल थॉमसन गुणांक। ठीक है, ये स्टेप आपको याद होनी चाहिए लास्ट में जूल थॉमसन गुणांक की। देखो चाहे किसी कोई भी डेरिवेशन हो, केमिस्ट्री के अंदर हो या फिजिक्स के अंदर हो या मैथमेटिक्स के अंदर हो, आपको उसको लास्ट का स्टेप तो याद होना चाहिए, लास्ट का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। ये चीज अपन अभी लास्ट में निकाली थी जूल थॉमसन गुणांक, ये आपको याद होनी चाहिए। म्यू जेट इक्वल टू -1/cp डेल एच अपॉन डेल पी टी। ठीक है, अब क्या करो, आपको पता है एंथैल्पी क्या होती है? H इक्वल टू E प्लस पीवी। इस H E प्लस पी को मैंने यहाँ कहां पर लिख दिया? यहाँ पर H की जगह लिख दिया। तो -1/cp डेल अपॉन डीपी और H की जगह लिख दिया E प्लस पीवी। अब इनको अलग कर दिया, डेल E प्लस डीपी प्लस ये प्लस ना, ये प्लस और पीवी को अलग कर दिया, E को अलग कर दिया प्लस पीवी को अलग कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर देखो डेल E अपॉन डीपी था, मैंने क्या किया? डेल E अपॉन डेल वी और डेल वी, डेल वी से भाग रहा है और डेल वी का गुणा किया। देखो अगर आप इसमें देख रहे हो तो इससे ये चीज कट जाएगी, डेल वी कट जाएगा, वापस क्या आएगा? डेल ई अपॉन डीपी, डेल ई अपॉन डीपी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डेल ई अपॉन डीपी आएगा। ये क्या स्टेप बनेगी? प्लस इसका जीटी का। अभी अपन ने बात की कि डेल ई अपॉन डेल वी टी इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। जूल, तो जूल वाले पे जूल गुणांक, जूल के नियम में यही तो पढ़ा था, जूल नियम। जूल नियम के अंदर आपने क्या पढ़ा? डेल ई अपॉन डेल वी टी इक्वल टू 0, और सीपी और सीवी में संबंध में भी ये पढ़ा था 0। ठीक है, तो ये पूरी चीज तो क्या होगी? आपके 0 हो गई। और ये पीवी अपॉन टी, ये क्या हो रहा है? देखो क्या होता है कि यहाँ पर ताप स्थिर है। क्या है? ताप स्थिर है। ताप स्थिर है तो क्या होगा? ये जो पीवी है, पीवी दाब और आयतन, वो भी क्या होगा? नियत होगा। जब ताप स्थिर है तो आयतन और दाब भी क्या होगा? स्थिर होगा। और जब जो चीज स्थिर रहती है ना, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक, उसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो दोनों का मान 0 हो गया, 0 को इससे गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो आदर्श गैस समीकरण के लिए म्यू जेटी का मान कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। आपके 3 नंबर में पूछा हुआ शायद इसको एक बार कि सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, तो फिर आपको ये डेरिवेशन करना है। तो इसके अंदर अपन ने जो इंपोर्टेंट टॉपिक था वो पढ़ लिया है, जिसके अंदर मैं वापस बताता हूँ आपकी जूल थॉमसन गुणांक इंपोर्टेंट है और दूसरा आपके सीपी और सीवी में संबंध इंपोर्टेंट, ये आपको आने चाहिए, है ना। अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे उष्मागतिकी का शून्य नियम, और शून्य नियम के अलावा अपन उसके अंदर पढ़ेंगे बम कैलोरीमीटर है वो पढ़ेंगे, और कुछ एक टॉपिक और है वो पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट है वो भी, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। थैंक यू।